हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज ना लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा और कल मैं एक मस्ट वीडियो डाल दूंगी पूरे कॉस्टिंग के एमसीक्यूज की। तो मैंने आपको बोला था ना एमसीक्यू बैच हम करेंगे तो आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रेदर देन प्रोवाइडिंग 100 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर रैंडमली अरेंज्ड होंगे टू प्रोवाइडिंग समथिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर काफी अच्छा इनिशिएटिव मेरे को तो लगा कि है। आपको कैसा ये इनिशिएटिव लगा बताना। आज यहाँ पर कॉस्टिंग का पूरा एमसीक्यू बैच का जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई जेन्युइनली वांट आप लोगों का फीडबैक यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज के सेशन के साथ में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ऑब्जर्व करती है कि इसके एम्प्लॉयज यहाँ पर वॉक करते हैं टू 10 meters अवे every time to fetch a tool required for assembly. Under the 7 waste moda of Lean's storm, how would you classify this state? Waste ट्रांसपोर्टेशन, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग या फिर डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको खुद से ऑप्शंस वगैरह रीड करने हैं फिर आंसर करना होगा। तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा बट इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमें डिस्टिंग्विश करना है मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ पीपल के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर मोशन जो है वो आपका आंसर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वेस्ट ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है? वेस्ट ऑफ मोशन का यहाँ पर मतलब होता है कोई भी अननेसेसरी फिजिकल मूवमेंट जो कि हमारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू हमारे प्रोडक्ट में ऐड नहीं हो पा रही। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ज्यादा वॉक करना ताकि हम टूल्स या मटेरियल्स फैच करें, बैंडिंग, स्ट्रेचिंग, रीचिंग ड्यू टू पुअर वर्क स्टेशन लेआउट, या फिर सर्चिंग फॉर मिसप्लेस्ड आइटम्स। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक होता है मोशन और एक होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। हम दोनों को समझेंगे। तो देखो, मोशन का मतलब होता है कि फोकस करना है ऑपरेटर या फिर पर्सन के ऊपर। अननेसेसरी अगर मूवमेंट हो रही है ह्यूमन बॉडी की तो वो हमें नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय 10 मीटर यहाँ पर रेंज पर वॉक कर जा रहे हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्टेशन में फोकस करना है प्रोडक्ट मटेरियल के ऊपर। अननेसेसरी मूवमेंट हमें या फिर पार्ट ऑफ गुड्स नहीं भेजना। तो यहाँ पर हम गुड्स को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि एक फॉर्क लिफ्ट जो है वो हम यूज कर रहे हैं ताकि एक पैरेलल ऑफ फिनिश गुड्स को एक डिस्टेंट वेयर हाउस तक पहुंचा सके। समझ में आया? तो यहाँ पर ये दो मेथड्स होते हैं, एक यहाँ पर हम ऑपरेटर या फिर पर्सन पर फोकस होते हैं, यहाँ पर हम गुड्स या फिर हमारे पास में जो मटेरियल होता है उसके ऊपर फोकस्ड होते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, गुड्स, एनीथिंग। तो यहाँ पर ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अब अगर बात करें वेटिंग की, तो वेटिंग क्या है? जब ऑपरेटर आइडल है, खाली है वो क्योंकि मशीन वेटिंग में है या फिर डिलीवरी या कोई इंफॉर्मेशन आनी है। ओवर प्रोसेसिंग, जब हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं ऑन अ पार्ट देन द कंज्यूमर रिक्वायर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम एक सरफेस को बहुत ज्यादा पॉलिश कर रहे हैं जो कि मशीन के अंदर हिडन है, तो कंज्यूमर को भी नहीं चाहिए वो। इसके अलावा डिफेक्ट्स यहाँ पर आपको पता है, इंस्पेक्ट करना या फिर फिक्स करना, एरर्स, स्क्रैप, ये सब आपका डिफेक्ट्स के अंडर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो, अब यहाँ पर आपके पास में मोशन अननेसेसरी मूवमेंट हो गया पीपल या इक्विपमेंट का, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ गुड्स और मटेरियल्स क्योंकि एम्प्लॉइज वॉक कर रहे हैं तो ये वेस्ट ऑफ मोशन हो गया। अब आपके पास 8 वेस्ट जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो कौन से हैं? डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉन यूटिलाइज टैलेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कॉस्टिंग मेथड मोस्ट सुटेबल है जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट के लिए जहां पर वेलोसिटी ऑफ थ्रूपुट इज हाई एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज मिनिमल। तो देखो, कोई भी ट्रेडिशनल अगर हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है तो कॉस्ट को हमें मेटिकुलसली यहाँ पर ट्रैक करना होता है। तो हम देखते हैं कि भाई हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में काम कैसा चल रहा है। रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, उनकी यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो जेआईटी सिस्टम होता है वहां पर गोल होता है कि हम इन्वेंट्री को एलिमिनेट कर दें। क्या करें हम?
इन्वेंट्री को एलिमिनेट कर दें और प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक लाइन से एज फास्ट एज पॉसिबल मूव करें। तो बैक फ्लश कॉस्टिंग यहाँ पर जो है वो हमारे लिए बेहतर रहती है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रीम्ड लाइन अप्रोच होती है जिसमें कि हमारे पास में डिलेज जो होते हैं, ठीक है, इन रिकॉर्डिंग द कॉस्ट वो हम लेकर चलते हैं अंटिल द वेरी एंड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। तो क्योंकि जस्ट इन टाइम में हम यहाँ पर जीरो या नियर जीरो वर्क इन प्रोग्रेस चाहते हैं, तो हम ट्रैक नहीं कर रहे कॉस्ट क्योंकि बहुत कम बेनिफिट है, क्योंकि हमारे पास अदर आइटम्स ऑन द फ्लोर हैं फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। हाई वेलोसिटी है, हाई स्पीड एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो होता है कि भाई हर एक सिंगल मूवमेंट को आप ट्रैक करो मटेरियल की, वो बहुत ज्यादा हो जाता है देन द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। और सिंप्लीफाइड एंट्रीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है कि भाई मल्टीपल जनरल एंट्रीज नहीं करनी पड़ रही। बैक फ्लश कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हैं और फ्लश कर देते हैं कॉस्ट को आउट ऑफ द सिस्टम वंस फिनिश शूट्स आर कंप्लीटेड एंड यू सोल्ड। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बैक फ्लश अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट रखते हैं कि भाई मैं कैसे करनी है एक एंट्री जो है क्या, जब हमारे पास में कंप्लीशन हो गया फूड फिनिश गुड्स का या फिर एक्चुअल पॉइंट ऑफ सेल तक चला गया। तो जो नीड थी कि भाई कॉम्प्लेक्स लेबर मटेरियल ट्रैकिंग करनी है वो खत्म हो गई यहाँ पर ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन स्टेप्स। अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर सारी कॉस्ट लेकर चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फोकस जो है उतना ज्यादा हमारा जीआईटी तो किस पर कर रहा है, यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पर फोकस करेगी। तो ये ओवर प्रोडक्शन को यहाँ पर एनकरेज कर सकती है कि वो हाइड करे कॉस्ट। अगर बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो कॉन्टिन्यूस मास प्रोडक्शन होना चाहिए। तो आइटम्स आपके प्रोसेस में ही रहते हैं लॉन्गर प्रोसेसिंग के लिए, जो कि हम नहीं चाहते जस्ट इन टाइम में। बेस्ट फॉर रन्स फॉर यहाँ पर सिमिलर आइटम्स, यहाँ पर रैपिड फ्लो इंडिविजुअल यूनिट्स का नहीं मिलता। ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है ये हम कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में हाई वेलोसिटी नहीं है। तो बैक फ्लशिंग क्या करती है, ये यहाँ पर रिकॉर्ड करती है कॉस्ट को अंटिल गुड्स आर फिनिश्ड और सोल्ड। जो डिटेल ट्रैकिंग थी वर्क इन प्रोग्रेस की वो रिमूव कर दी, यहाँ पर रॉ मटेरियल की मूवमेंट्स और जेआईटी एनवायरमेंट्स के साथ में कंप्लीटली फॉलो कर रही है, जहां इन्वेंट्री लेवल्स लो हैं और प्रोडक्शन स्पीड हाई है। आगे समझ में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द 5S methodology the steps set in translates to set in order. What is the primary objective of this step? तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, पॉज कर कर एक बार आंसर देखो, बताओ क्या आंसर होना चाहिए, फिर यहाँ पर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। देखो जब हम 5S मेथोडोलॉजी देखते हैं तो वो कहाँ से आई है, जापानीज मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन अब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गई है वर्क प्लेस एफिशिएंसी के लिए। तो जो सेटिन है वो फोकस करता है कि जो फिजिकल लेआउट होगा, क्या होगा, फिजिकल लेआउट और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वो एलिमिनेट करते हैं वेस्ट ऑफ मोशन को, जिसको हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सैटिन का लॉजिक क्या है, बेसिकली जो कोर फिलोसफी है वो क्या है कि एक ऐसा प्लेस जो कि यहाँ पर फॉर एवरीथिंग, ठीक है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मीनिंग आपने क्लटर खत्म कर दिया यहाँ पर पहले स्टेप में, जो कि सीधी था पहला स्टेप आपका। अब आपको क्या करना है, जो रिमेन्स हैं उन्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना होगा। तो पहले आप फ्रीक्वेंटली टूल्स यूज करते हो जो कि ऑपरेटर के पास में क्लोज में है। फिर विजुअल मैनेजमेंट करते हो, कलर कोडिंग, लेबल, शेडो बोर्ड्स, ताकि यहाँ पर आउटलाइन कर पाओ टूल्स को और शो करो एग्जैक्टली कहाँ पर आइटम्स बिलोंग करते हैं। एक्सेसिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि इंश्योर करना है कि आइटम्स जो है वो मिनिमम एफर्ट्स के साथ में रिट्रीव किए जा सके, ना कोई सर्च करना पड़े, ना बैंडिंग और यहाँ पर या फिर रीचिंग। समझ में आ गया? तो 5S फ्रेमवर्क आपका कैसे बनता है, सीडी होता है सॉर्ट के लिए, सैटन होता है सेट इन ऑर्डर, फिर आता है सीसो, सीजो होता है आपका शाइन के लिए, सिसत्सु होता है आपका सिकेत्सु, सॉरी, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज के लिए, और
शित्सुके होता है आपका सस्टेन के लिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अननेसेसरी आइटम या फिर क्लस्टर्स को। यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं एफिशिएंसी और फ्लो को। यहाँ पर क्लीन और इंस्पेक्ट करते हैं एरिया को। यहाँ पर रूल्स बनाते हैं ताकि पहले 3 एस जो हैं वो कंसिस्टेंट रहे, और यहाँ पर एक हैबिट और डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इफेक्टिव सैटर्न चाहिए तो आपको इंश्योर करना है कि एनीवन और इवन समवन जो कि आपके वर्क स्टेशन के साथ में अनफैमिलियर है, वो भी एक स्पेसिफिक टूल को ढूंढ पाए और एग्जैक्टली समझ पाए कि इसको वापस कहाँ रखना है विद इन सेकेंड्स। तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी और एक हाई वेलोसिटी ऑफ थ्रूपुट देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर बेसिकली बी, अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स सो दैट दे आर इजी टू फाइंड, यूज एंड रिटर्न। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बता रखी है, इसको एक बार रीड कर सकते हो। मैंने जितना समझा सकती थी समझाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैलकुलेट द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। तो यहाँ पर अब आप कैसे निकालते हैं ओई को? इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? यहाँ पर अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वांटिटी, तो सॉरी क्वालिटी। अब यहाँ पर आपके पास में अवेलेबिलिटी कितनी है? 90% इंटू 80% इंटू 95%, राइट? तो आपके पास में एक आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा एक बार देख लेना कैलकुलेटर यूज कर कर। सॉरी, ये है 68.4%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ 68.4% का? कि जो इक्विपमेंट है वो 2/3 ऑफ इट्स फुल पोटेंशियल काम कर रहा है रफली, और यहाँ पर जो 31.6% हुआ वो आपका वेस्ट या फिर लॉस्ट प्रोडक्टिव टाइम दिखा रहा है कि कितना प्रोडक्टिव टाइम आपका खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इक्विपमेंट का डाउन टाइम था, अवेलेबिलिटी नहीं थी 10%, साइकिल्स स्लो थी, माइनर स्टॉप्स लग रहे थे 20%, और डिफेक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, क्वालिटी हमने देखी 5% की। सो बेसिकली वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क अगर हम इसको यूज करें तो ये आपके लिए क्या होगा? 85% होता है। ठीक है, और जहां पर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इंप्रूवमेंट की, वो हमारे लिए यहाँ पर इस पोजीशन में परफॉर्मेंस में है, जहां पर 20% हम लैक कर रहे हैं। ठीक है, ये लोएस्ट परफॉर्मिंग मैट्रिक है। समझ में आ गया किस तरीके से ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर काम करना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Which of the following is a core characteristics of business process re-engineering, जिसको प्यार से BPR बोला जाता है, as defined by Hammer and Champy? तो देखो 1993 में री इंजीनियरिंग एज अ कॉर्पोरेशन कर इन्होंने माइकल हैमर ने और जेम्स चैम्पी ने एक बुक निकाली थी। अब ये चैम्पी क्या कहते हैं और हैमर क्या कहते हैं कि एक फंडामेंटल रीथिंकिंग, ये कीवर्ड्स है, इनको याद रखना। ठीक है, और रेडिकल डिजाइन, फंडामेंटल, रीथिंकिंग, रेडिकल डिजाइन बिजनेस प्रोसेसेस का, ताकि आप अचीव कर पाओ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स। किसमें? क्रिटिकल कंटेम्पररी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस में, जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 4 कीवर्ड्स होते हैं बीपीआर के लिए। फंडामेंटल, जिसमें कि हमको क्या क्या याद रखना है कि व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, हम क्यों वो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाई डू वी डू इट द वे वी डू, एक तो हम क्यों कर रहे हैं और एक हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो इग्नोर व्हाट इज एंड फोकसिंग ऑन व्हाट शुड बी, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इस पर फोकस नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड बी पर फोकस होना चाहिए कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। रेडिकल, यहाँ पर सुपरफिशियल चेंजेस नहीं करने हैं, टिंकरिंग नहीं करनी है एग्जिस्टिंग सेटअप्स के साथ में, रेदर देखना है कि रूट क्या है यहाँ पर चीजों की। ठीक है, एक क्लीन स्लेट से लेकर आप शुरू करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस चेक करते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ पर क्या हो रहा है। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक में आप देखेंगे
कि बीपीआर जो है वो यहाँ पर 10% इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा जैसे काइजन में था, रेदर ये 10x इम्प्रूवमेंट करेगा, 10 टाइम्स इम्प्रूवमेंट्स करेगा, क्वांटम लीप होगा परफॉर्मेंस के अंडर। और प्रोसेसेस में ये बोलता है कि अब हम इंडिविजुअल टास्क, जॉब या पीपल से एंड टू एंड प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करेंगे ताकि वैल्यू क्रिएट करें हमारे कस्टमर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल थिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ प्रोसेसेस आपका आंसर होगा। थोड़ा मुश्किल याद हो रहा होगा लेकिन ये आपके कीवर्ड्स हैं, यू हैव टू लर्न इट। एक और बार आपको कीवर्ड्स बता दूं, फंडामेंटल, रेडिकल, ड्रामेटिक और प्रोसेसेस। ठीक है, ये 4 कीवर्ड्स याद रखना तो बीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट किसके बारे में बात करता है? दूसरा पेन ले लेते हैं, बताओ। कॉन्टिन्यूअस या फिर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कहां पर बात करेगा? यहाँ पर काइजन या टीक्यूएम में बात होती है। बीपीआर कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, एक कंप्लीट ओवरहॉल चाहता है, रेदर देन स्मॉल स्टेप, पूरी की पूरी चीज को हटा के नया चेंज कर कर लेकर आओ। बॉटम अप अप्रोच ये बोल रहे हैं लेड बाय वर्कर्स, नहीं, ये आपका टॉप डाउन रहता है मेजरली। कैसा रहता है? टॉप डाउन अप्रोच रहती है। यहाँ पर आपको रेडिकल चेंज करना है, क्रॉस करनी है डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज को, अथॉरिटी, विजन ऑफ सीनियर लीडरशिप चाहिए, फोकस करोगे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन करना है फंक्शनल सिलोस के ऊपर एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है अराउंड द प्रोसेस रेदर देन नहीं, अराउंड द प्रोसेस। फिर ये बोल रहे हैं एम्फेसाइज करना है कि मेंटेन करो स्टेटस को। तो बीपीआर क्या है? ऑब्लिटरेशन, ऑब्लिटरेशन है ये। यहाँ पर हैमर फेमसली स्टेट करते हैं कि डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट, मीनिंग आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक आईटी को यूज कर कर अपने प्रोसेस को यहाँ पर एफिशिएंट बनाना है या फिर इनएफिशिएंट प्रोसेस को यहाँ पर और फास्टर करना है। आपको प्रोसेसेस को स्क्रैप कर स्टार्ट ओवर भी करना पड़ सकता है। ठीक है, वही आपको बीपीआर में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम द लेआउट इज टिपिकली डिजाइन्ड इन अ यू शेप, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ दिस शेप? मेरे क्वेश्चंस माइट बी मेकिंग यू अनकंफर्टेबल बट यहाँ पर थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं। यूट्यूब पर यूजुअली आपको इजियर क्वेश्चंस मिलते हैं, ज्यादा क्वालिटी टफ नहीं होती है, बट एग्जाम मुझे क्लियर करवाना है। मेरा सिंगल यहाँ पर एम है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, और अगर एग्जाम क्लियर कराना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल रास्ते से गुजरना होगा। ठीक है, अनकंफर्टेबल हो कोई बात नहीं, क्लास से लर्निंग मिलेंगी, इस बात की मैं श्योरिटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लास करो, क्वेश्चन क्लास करो, कैसी चीजें नहीं समझ में आएंगी, मॉक्स लगाओ, अपने आप पेपर क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे पेपर की तरफ रन करने लग जाएंगे कि अच्छा ये तो हमारे बस का नहीं है। क्यों नहीं है? सबके बस का है, किसी में ज्यादा दिमाग या कम दिमाग नहीं होता, बस अप्रोच की बात है। तो अप्रोच यहाँ पर इस बार मैंने एज अ फैकल्टी रखी है, स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे एग्जाम को मेरी जो अप्रोच है उसको फॉलो कर कर। चलो, अब यहाँ पर प्राइमरी एडवांटेज क्या होगी बताओ? ये अलाउ करता है एक वर्कर को कि वो ऑपरेट करे मल्टीपल मशीन्स में और रिड्यूस करे ट्रैवल डिस्टेंस। तो लीन एनवायरनमेंट में गोल है कि एक सेल क्रिएट करना है जहां पर प्रोडक्ट को आप प्रोसेस कर रहे हो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। क्या कर रहे हो? स्टार्ट से फिनिश तक प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, जहां पर आप यहाँ पर मिनिमल वेस्ट के साथ करोगे और यू शेप जो है वो यहाँ पर प्रीफर्ड ज्योमेट्री रहेगी ताकि आप इसे अचीव कर पाओ। तो यू शेप सुपीरियर क्यों है? देखो, सबसे पहले तो यू शेप आपकी किस तरह बन रही है? इस तरह से। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है आपको कि रॉ मटेरियल को लोड करना है, और जो आपका एंड पॉइंट है ये आपको अनलोड करना है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोज है। तो एक सिंगल ऑपरेटर यहाँ पर पूरी साइकिल को मैनेज कर सकता है बिना वॉक बैक किए टू द बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग लीनियर लाइन। यहाँ लोड करने के बाद में अनलोड करने के लिए इतना वॉक करनी जाना पड़ेगा, रेदर यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो एंट्री और एग्जिट की प्रॉक्सिमिटी हो गई, दूसरा मल्टी मशीन हैंडल हो रही है क्योंकि मशीन्स यहाँ पर एक टाइट कर्व के अंडर ही आपकी
काम कर रही हैं, ऑपरेटर सिंपली टर्न अराउंड करेगा और कुछ स्टेप्स लेकर यहाँ पर नई मशीन के पास पहुंच जाएगा। और अगर ऑपोजिट साइड जाना है तो वो भी पहुंच पाएगा, आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो इसको इस प्रोसेस से यहाँ तक जाना है तो वो ऐसे जाना पड़ेगा, लंबा रास्ता है, यहाँ से आप सीधे पहुंच जाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी स्टाफिंग में, तो यहाँ पर जब डिमांड लो है, एक पर्सन यहाँ पर पूरा होल सेल रन कर सकता है। अगर डिमांड पड़ेगी ज्यादा तो यहाँ पर 2 से 3 लोग कर सकते हैं इनसाइड द यू साइमल्टेनियसली। और एक विजुअल कंट्रोल रहेगा, तो अगर सुपरवाइजर यहाँ खड़ा है तो वो सबको देख पाएगा। तो एंटायर स्टेटस ऑफ द सेल फ्रॉम वन वेंटेज पॉइंट ये देख सकते हैं, मेकिंग इजियर टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स और पाइल्स ऑफ इन्वेंट्री। आगे समझ में? तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर एक लीनियर लाइन होती है तो आपके लिए ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ जाता है। ऑपरेटर को बैक से लेकर, यहाँ से स्टार्ट से लेकर बैक तक जाना पड़ेगा। यहाँ पर लो होगा क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट्स आपके एडजेसेंट हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर काफी खराब होगी, यहाँ से यहाँ तक बातें पहुंचाने में वर्कर्स स्प्रेड आउट हो चुके हैं। यहाँ पर काफी हाई है, वर्कर्स एक दूसरे के पास में हैं और एक दूसरे को सामने सामने फेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये लार्ज बैचेस में यूज होता है, ये वन पीस फ्लो के लिए है। यहाँ पर रिजिड और हार्ड है रिकॉन्फ़िगरेशन, ये इजी है और हाईली अडेप्टेबल है। ठीक है, तो यू शेप्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोरेज स्पेस को कम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं नीड फॉर लार्ज वर्क इन प्रोग्रेस बफर्स। लीन सिस्टम एनकरेज करता है टीम वर्क और कम्युनिकेशन ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन जो यू शेप है वो फैसिलिटेट करता है ब्रिंगिंग वर्कर्स टुगेदर। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये आइसोलेट नहीं कर रहा है, इनको क्लोजली ला रहा है। एंड अगर मैं बात करूं लार्ज बैच साइजेस की, तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो स्मॉल बैचेस या सिंगल पीस फ्लो के लिए बनती है, जो कि आपका मास प्रोडक्शन से थोड़ा डिफरेंट होगा। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 sigma signifies the level of quality where defects are limited to 0 defect, 3.4 defects per million opportunity, 233 defects per million opportunity, 1% defect rate, 6 standard deviation from the mean, covering 50% data। बताओ, यहाँ पर 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी नहीं था डीपीएमओ। तो 6 सिग्मा में क्या हो रहा है, एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है जिसमें कि हम नियर परफेक्शन जाते हैं, वेरिएशन हमारे प्रोसेसेस में रिड्यूस करते हैं। तो जब एक ऑपरेटर यहाँ पर प्रोसेस जो है वो ऑपरेट किया जाता है 6 सिग्मा लेवल पर, तो आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिकली यहाँ पर ये इतना प्रिसाइज होता है कि ऑलमोस्ट नो डिफेक्ट हमें प्रोड्यूस कर देता है। तो सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, आपके एक प्रोसेस में कितना यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड था और यहाँ पर कितने वेरिएंसेस आए, उसके लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। तो मीन से इसको निकालते हैं, राइट, एवरेज से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आपके पास रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 1.5 सिग्मा शिफ्ट कैसे होती है? अज्यूम ये करते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो ड्रिफ्ट या शिफ्ट करते हैं ओवर द टाइम। तो जो थियोरेटिकल 6 सिग्मा प्रोसेस है वो माइट भी यहाँ पर हमें फ्यूअर डिफेक्ट्स की बात करे, लेकिन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो आपका 1.5 सिग्मा शिफ्ट पर चलता है, रिजल्टिंग इन 3.4 डीपीएमओ फिगर्स। ठीक है, डिफेक्ट्स पर मिलियन यहाँ पर। अब आ जाते हैं आपके यील्ड के ऊपर। तो इस लेवल पर प्रोसेसेस जो है वो 99.99966% डिफेक्ट फ्री होते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन अगर हम करें यहाँ पर अपनी डिफेक्ट्स की और सिग्मा लेवल्स की, तो वो कैसे होगी, एक सेकेंड। देखो, सिग्मा लेवल 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। अब यहाँ पर देखो आप, 2 सिग्मा में कितना जाएगा आपका 308,537, यहाँ पर जाएगा 66,807, यहाँ पर जाएगा 6210, यहाँ पर जाएगा 233 और यहाँ पर जाता है आपका केवल 3.4। ठीक है, और ये कैसे हैं, डिफेक्ट पर मिलियन। परसेंटेज में देखें अगर यील्ड यहाँ पर, तो ये आपकी 69.1, ये आपकी 93.3%, ये आपकी 99.38%, ये आपकी 99.977% और ये आपकी 99.999
0.66%। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ये कौन सी लेवल हो गई? 5 सिग्मा की हो गई। ठीक है, तो 6 सिग्मा क्या है? स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर डिफेक्ट्स में मेजर करता है। अचीविंग 6 सिग्मा मींस दैट प्रोसेस ओनली प्रोड्यूसेस 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which pillar of total productive maintenance focuses on empowering machine operators to perform simple maintenance tasks like cleaning, lubricating, tightening bolts? बताओ, प्लांट क्वालिटी, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस या फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या फिर अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट? देखो देखो, टीपीएम में क्या होता है? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल पिलर माना जाता है फॉर चेंजिंग द कल्चर ऑफ अ फैक्ट्री फ्लोर। इसका गोल क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिक मशीन केयर की, वो हम स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस टेक्नीशियंस से इक्विपमेंट ऑपरेटर जो देमसेल्व्स हैं वहां तक इसे पहुंचाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेंटेलिटी की बात हो रही है। क्या है वो मेंटेलिटी? आई ऑपरेट, यू फिक्स, और वर्सेस आई ओन माय मशीन। कौन सा बेटर है बताओ? देखो, टीपीएम से पहले क्या होता था, ज्यादातर जो फैक्ट्रीज होती थी वो सिलोज में काम करती थी, सिलो मेंटेलिटी के साथ में, जहां पर ऑपरेटर्स केवल पुश बटन्स लेकर चलते थे। ठीक है, उनको बटन्स को यहाँ पर पुश किया और मेंटेनेंस जो है वो क्रू करते थे। फिर यहाँ पर जो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस थी, उन्होंने इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड करा। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने यहाँ पर इनिशियल क्लीनिंग की बात की कि भाई क्लीन करो पहले मशीन को थरली, ताकि अगर कोई भी हिडन डिफेक्ट है वो आपको पता चले, जैसे क्रैक, लीक या लूज बोल्ट्स। फिर काउंटर मेजर्स की बात की, एलिमिनेट करो सोर्स ऑफ ग्राइम एंड यहाँ पर मेकिंग हार्ड टू एक्सेस एरियाज इजियर टू क्लीन। स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटर्स को बोला अपने खुद के स्टैंडर्ड्स डेवलप करो ताकि यहाँ पर क्लीनिंग करो, ल्यूब्रिकेशन करो, इंस्पेक्शन करो। फिर जनरल इंस्पेक्शन की बात की कि जो ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेन करो कि वो मैकेनिक समझें कि उनकी मशीन किस तरह से काम करती है, ताकि यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो हैं वो इनको पता चल पाए फेलियर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में टीपीएम में सबसे क्रिटिकल जो माना जाता है वो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस ही माना जाता है। अच्छा, अगर बात करें प्लांट मेंटेनेंस की, तो ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की बात करता है, प्रिवेंटिव या फिर प्रेडिक्टिव, परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल टेक्नीशियंस, ताकि जीरो ब्रेकडाउन हो। क्वालिटी मेंटेनेंस में हम इक्विपमेंट की कंडीशन देखते हैं ताकि यहाँ पर डिफेक्ट्स ना हो, जीरो क्वालिटी डिफेक्ट्स रहे। अगर बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो आपको पता ही है ओवरआर्चिंग एफर्ट होता है ताकि यहाँ पर सब लोग मल्टी स्किल्स के साथ में काम करें टीपीएम में। और अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट में हम न्यू इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं ताकि इजीली ऑपरेट करें और मेंटेन करें जो लेसन हमने एग्जिस्टिंग मशीन से सीखे थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इनिशियल मेंटेनेंस को हैंडल कर रहे हैं, अगर हमने उनको अलाउ किया, तो जो स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस टीम होती है उनका काम थोड़ा कम हो जाता है, हायर वैल्यू टास्क पर वो फोकस कर पाते हैं, जैसे इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट, कॉम्प्लेक्स रिपेयर्स, एंड यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें ओईई में देखने के लिए मिलती है। क्या था? अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। The DMAIC methodology in Six Sigma is used for, DMAIC क्या होता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, राइट? तो यहाँ पर कॉर्नर स्टोन है ये सिक्स सिग्मा का। अब ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन रोड मैप होता है ताकि हम एलिमिनेट करें डिफेक्ट्स को और रिड्यूस करें वेरिएशंस प्रोसेसेस में जो कि ऑलरेडी इन प्लेस हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल तक परफॉर्म नहीं कर रहे। तो 5 फेजेस डीएमएआईसी में पहला होता है डिफाइन, जिसमें प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट के गोल्स देखते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो क्रिटिकल टू क्वालिटी हो गया। मेजर में हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, एक बेसलाइन एस्टैब्लिश करते हैं करंट परफॉर्मेंस के लिए। एनालाइज में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज कर रूट कॉज देखते हैं डिफेक्ट्स का और वेरिएशंस का।
ठीक है। वेरिएशन यहाँ पर कैसे निकलता है, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। फिर हम इम्प्रूव करते हैं, तो इम्प्रूव में क्या होगा, डिजाइन करना, टेस्ट करना, इम्प्लीमेंट करना सोल्यूशंस को, ताकि जो रूट कॉजेस हमें मिले हैं एनालाइज फेज में उनको हम यहाँ पर रिजॉल्व करें। कंट्रोल में सस्टेन करेंगे गेन्स को, तो स्टैंडर्डाइज करना है नए प्रोसेसेस को, और इसको चार्ट्स के थ्रू हमें मेंटेन करना होता है। तो DMAIC किसके बारे में बात करता है, इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। जब आपके पास में एक एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, DMADV क्या होता था याद है, डिजाइन करता था, तो यहाँ पर हम एक नया ब्रांड न्यू प्रोसेस बनाते थे या प्रोडक्ट बनाते थे हमारे लिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, इम्प्रूव करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को जो कि हमारे बिलो स्पेसिफिकेशन है। नए प्रोसेसेस के लिए DMADV यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ काइजन कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। काइजन कॉस्टिंग अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, जापानीज फिलॉसफी काइजन, काइजन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काइजन कॉस्टिंग यहाँ पर अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड में काम आती है, स्पेसिफिकली हमारे प्रोडक्शन स्टेज के लिए। तो यहाँ पर कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन यहाँ पर काइजन क्या करता है, कॉस्टिंग तभी स्टार्ट करेगा जब असेंबली लाइन रन कर रही है, तो माइक्रो रिडक्शन करने की कोशिश करता है कॉस्ट में हर एक सिंगल डे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टारगेट कॉस्टिंग में नहीं हो रहा था, जब आपका प्रोडक्ट अभी बना भी नहीं है उससे पहले ये लोग इसको स्टार्ट कर देते थे। एक्चुअल यहाँ पर देखते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या देखते थे, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमारा क्या डिफरेंस है। लेकिन काइजन में हम क्या करते हैं, इस महीने के एक्चुअल को लास्ट महीने के एक्चुअल के साथ में कंपेयर करते हैं और एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते हैं। काइजन आपका वर्कर लेड है, तो नॉलेज यहाँ पर लोगों की कैसी है जो कि काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाता है कि वो छोटे छोटे तरीके ढूंढें ताकि यहाँ पर वेस्ट को रिड्यूस करें, एनर्जी को सेव करें और अपने प्रोसेसेस को स्टेप यहाँ पर स्पीड अप करें कुछ सेकंड्स के थ्रू, ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस करने, माइनर माइनर चेंजेस, और छोटे छोटे चेंजेस एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। तो वही मैं आपसे कहती हूँ, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो एक दिन जरूर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन स्टेज हमारे पास में जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मीट करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन, तो वो हम काइजन में कर ही रहे हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फेज। टॉप डाउन अप्रोच है ये बॉटम अप अप्रोच है। ये अपने जो यहाँ पर देखो, ये ना बॉटम अप अप्रोच है, क्यों है, क्योंकि काइजन में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं शॉप फ्लोर पर, ठीक है, इनको यहाँ पर एम्पावर करिए कि ये सजेस्ट करें, इंप्लीमेंट करें इन चेंजेस को, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी, ना कि वंस अ ईयर। वंस अ ईयर कौन सा होगा, रेडिकल रीडिजाइन, जैसे BPR है आपका। नेक्स्ट जाते हैं, तो काइजन कॉस्टिंग आपकी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज लगती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह नहीं है। यहाँ पर काइजन आपका कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन करती है बिलो द स्टैंडर्ड ओवर टाइम। अब बात करें कानबान की, जो कि एक टूल एसोसिएटेड है विद आपका जस्ट इन टाइम। व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन, कानबान क्या करता है, विजुअलाइज करता है किसको, वर्क फ्लो को, सिग्नल्स को, ताकि यहाँ पर हमें किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, आइटम्स को मूव करना है। सो बेसिकली कानबान का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो। कानबान का मतलब होता था साइन बोर्ड, याद है। तो कान बोर्ड यहाँ पर कानबान आपका एक साइन बोर्ड या एक सिग्नल होता है जिसको टोयोटा यहाँ पर लेकर आई थी एज अ वे कि वो मैनेज करे फ्लो ऑफ मटेरियल्स यूजिंग अ पुल सिस्टम। तो हम एक पुल सिस्टम यूज कर रहे हैं रेदर देन अ पुश सिस्टम। तो कानबान सिस्टम कैसे काम करेगा, किसी भी लीन एनवायरनमेंट में जो कस्टमर है नेक्स्ट प्रोसेस इन द लाइन, ठीक है, ये पुल करते हैं व्हाट दे नीड फ्रॉम द सप्लायर। कस्टमर को सप्लायर से चाहिए क्या, ये उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक कानबान कार्ड जो होता है, याद है कानबान कार्ड पढ़ाया था मैंने क्लास में। तो कानबान कार्ड क्या करता है, ये ऑथराइजेशन देता है टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक बिन ऑफ पार्ट हमने खाली करा तो कानबान कार्ड अटैच कर देंगे इससे और इसे वापस प्रीवियस सेक्शन पर या स्टेशन पर भेज देते हैं। फिर जो प्रीवियस स्टेशन होता है वो प्रोडक्शन केवल तभी स्टार्ट करेगा जब एक रिप्लेसमेंट बिन वहां पर रिसीव हो चुका है उस स्पेसिफिक कार्ड के साथ में। और जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं सर्कुलेशन में वो एक कैप की तरह काम करते हैं ऑन वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर कोई कार्ड नहीं है तो कोई काम भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? तो कानबान यहाँ पर एक की टूल होता है जीआईटी में, फैसिलिटेट करते हैं पूल सिस्टम को। अपस्ट्रीम प्रोसेस है प्रोड्यूस करेंगे ओनली व्हेन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हैज कंज्यूम द पार्ट्स। तो फायदा क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है ना, हम यहाँ पर प्रिवेंट कर रहे हैं ओवर प्रोडक्शन। मैं आपको ना की टर्म्स बोलकर सुनाती हूँ ताकि एग्जाम में सामने सामने आएगी ना तो यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो आप केवल वही यहाँ पर बनाते हो जो कि कंज्यूम हुआ। वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करेंगे इन्वेंट्री सिटिंग अराउंड। सेल्फ रेगुलेटिंग, अगर यहाँ पर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस आपका रुक भी जाता है तो एक सिग्नल दिया जाता है कि अब यहाँ पर आपके पास में बेसिकली एक डाउनस्ट्रीम सिग्नल आपका रुका, ठीक है, प्रोसेस रुका, एक सिग्नल दिया टू प्रोड्यूस नेवर गोज बैक, ताकि यहाँ पर अपस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाए और एक पाइलअप ना हो। विजुअल मैनेजमेंट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्टेटस ऑफ फ्लोर को एक ग्लांस में समझ जाएगा। अगर मैं बोलूं फुल बीन्स तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि अब कोई प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नो प्रोडक्शन इज नीडेड नाउ, ठीक है। ऑल्सो एम्प्टी स्पेसेस हैं अगर कार्ड्स के साथ में तो इसका मतलब है कि अभी टीम को काम करना होगा। समझ में आ गया? सुपरमार्केट में मैंने समझाया था ना किस तरह से काम होता है कि भाई एक ग्रोसरी स्टोर है तो कस्टमर ने अगर मान लो कोई सामान खरीदा और वो सामान अब पूरा का पूरा खत्म होने वाला है तो जैसे ही एम्प्टी स्पेस होता है उस शेल्फ पर तो एक सिग्नल जाता है और क्लर्क जो है वो यहाँ पर एक और कार्टन लेकर उस शेल्फ को भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बार बार आकर से चेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या बार बार भर के चले जा रहे हैं। जब पूरा खाली हो जाएगा ये शेल्फ तभी इसको यहाँ पर भरेंगे। समझ आ गया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टर्स वैल्यू चेन इज कॉमनली यूज्ड इन बीपीआर टू identify and analyze processes that are of strategic significance, calculate the cost of quality, determine the economic order quantity, measure machine downtime, design the factory layout। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास में जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होती है उसमें पोर्टर की वैल्यू चेन क्या करती है, एक डायग्नोस्टिक टूल का काम करती है। किसका काम करती है, एक डायग्नोस्टिक टूल का काम करती है। तो यहाँ पर बीपीआर क्या कर रही थी, रेडिकल रीडिजाइनिंग कर रही थी। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि आप हर चीज को रीडिजाइन कर लोगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एक्चुअली वैल्यू ऐड कर सकते हैं कस्टमर के लिए और जो कि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे होंगे जो केवल एडमिन ओवरहेड्स हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अब बीपीआर यूज करोगे। तो बीपीआर में आपको वैल्यू चेन ध्यान में रखनी होगी कि वैल्यू चेन क्या कर रही है, ये क्या करेगी, जो प्राइमरी एक्टिविटीज है जैसे ऑपरेशंस हो गए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गए और सपोर्ट एक्टिविटीज हो गई जैसे एचआर, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, इनको यहाँ पर पहले तो ब्रेक करेगी। फिर बीपीआर प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो विजुअलाइज करेंगे एंड टू एंड फ्लो। तो इंस्टेड यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स की तरफ देखें सिलोज वगैरह में, हम यहाँ पर चेन ऑफ एक्टिविटीज देखेंगे ताकि यहाँ पर रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में यहाँ पर बना पाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर पाए। फिर हम हाई इम्पैक्ट प्रोसेसेस देते हैं जिसमें कि बीपीआर जो है वो रेडिकल चेंजेस पर फोकस करेगा उन प्रोसेसेस के जो कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट या मार्जिन दे रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब हम यहाँ पर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। भाई कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि कोई भी वैल्यू हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, जो वैल्यू हमारे कस्टमर ने परसीव की है, ठीक है, जैसे कि आर्बिट्रेशन यहाँ पर हम उसको कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हमारे पास में यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपका आप आइडेंटिफाई एंड एनालाइज प्रोसेस दैट आर ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ए हो जाएगा। आगे समझ में?
तो ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू ऐड कर रही है कस्टमर के लिए और कौन सी नहीं। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कोर स्ट्रेटेजिक प्रोसेसेस जहां पर री इंजीनियरिंग करनी है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें गेन करनी होगी। नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, बाकी ऑप्शन समझाऊं आपको? वैसे तो पता ही होगा आपको ना, बाकी ऑप्शंस के लिए ऐसा कुछ है नहीं। चलो, which of the following is not one of the 6 big losses identified in TPM that reduces OEE? तो जब टीपीएम होता है तो सिक्स सिग्मा लॉसेस जो है वो क्या है? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वेस्ट है जो कि लोअर करते हैं हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है, हमें प्लान्ड टाइम और लॉस्ट टाइम इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना होगा। तो प्लान्ड मशीन हमारी एक्सक्लूडेड क्या कर रही है? यहाँ पर एक्सक्लूडेड क्यों है? क्योंकि देखो ओईज तो इस पर कैलकुलेट होते हैं, प्लांट प्रोडक्शन टाइम के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। तो अगर एक मशीन शेड्यूल्ड है कि भाई ये ऑफ रहेगी हॉलीडेज पर, या फिर एक प्री प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेशन चल रहा है इसका, तो ऐसे में टाइम जो है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं ओईई से कंप्लीटली। तो ओईई यहाँ पर मेजर कर रहा है कि हाउ इफेक्टिवली आप मशीन को तब यूज कर रहे हो जब ये यहाँ पर हम इसको रन करना चाहते हैं। तो 6 बिग लॉसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक सेकेंड। देखो, सबसे पहले ना ओई के पिलर्स समझ लो, उसके अकॉर्डिंग इनको समझना तो आसान रहेगा। ठीक है, पहला आता है इक्विपमेंट फेलियर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आएगा सेटअप एंड एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पर सडन और अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स होते हैं, सडन और अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स। सेटअप और एडजस्टमेंट्स में क्या होगा? यहाँ पर टाइम स्पेंड किया चेंजिंग ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। फिर परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। परफॉर्मेंस में आइडियलिंग एंड माइनर स्टॉप्स होते हैं। तो स्मॉल हिकअप्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, खाली बैठने के लिए आइडियल टाइम होता है ना, आइडियलिंग एंड माइनर स्टॉप्स। जैसे कि कोई सेंसर जैम कर गया तो यहाँ पर किसी टेक्नीशियन की हमें जरूरत नहीं है। फिर आती है स्पीड आपकी रिड्यूस हो गई। तो अगर रिड्यूस स्पीड है तो क्या होगा? जैसे कि कोई मशीन थी वो स्लो काम कर रही है, देन इसकी जो नेम प्लेट थी या आइडल साइकिल टाइम था। फिर आपके पास में थर्ड या फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ आपके कौन से आते हैं? क्वालिटी के आते हैं। तो क्वालिटी में हम प्रोसेस करेंगे डिफेक्ट्स को, क्या कर रहे हैं? प्रोसेस करेंगे डिफेक्ट्स को। तो स्क्रैप, रिपेयर या इनकरेक्ट असेंबली जो हुई है ड्यूरिंग स्टडी स्टेट प्रोडक्शन वो देखते हैं। और रिड्यूस्ड यील्ड में जो डिफेक्ट्स हमारे स्पेसिफिकली वार्म अप के टाइम पर बने हैं, ठीक है, आफ्टर अ सेटअप, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो आंसर क्या होगा? प्लान्ड मेंटेनेंस शटडाउन, जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, राइट, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन से 6 लॉसेस हमारे लिए हाईएस्ट हैं और कंपनी फिर डिसाइड करती है कि कौन सा लीन टूल उनको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सेटअप और एडजस्टमेंट जो है, ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए बिगेस्ट लॉस दे रही है, तो टीम फोकस किस पर करेगी? एसएमईडी के ऊपर फोकस करेगी रेदर देन आपका ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, देखो, प्लान मेंटेनेंस जो है वो एक लॉस नहीं होता, एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी है। 6 बिग लॉसेस: ब्रेकडाउन, सेटअप एडजस्टमेंट, आइडियलिंग माइनस स्टॉप, रिड्यूस्ड स्पीड, डिफेक्ट्स इन प्रोसेसेस एंड रिड्यूस्ड यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज तख्त टाइम इन अ लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? सो तख्त टाइम आपको बताना था। देखो, तख्त टाइम यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसा रेट जिसमें कि कस्टमर जो डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, यहाँ पर सो बेसिकली हमारे पास में अवेलेबल टाइम कितना है अपॉन हमारी डिमांड। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप देखते हैं कि जो तक टाइम होता है वो यहाँ पर हार्ट बीट मानी जाती है प्रोडक्शन सिस्टम की। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ये मेजर करते हैं कि एक तो आपके पास में कितना फास्ट आपको यू मस्ट वर्क, ठीक है, हाउ फास्ट यू मस्ट वर्क, आपको काम करना चाहिए ताकि आप कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाओ। तो तख्त टाइम क्या है?
नेट अवेलेबल टाइम फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, अपॉन कस्टमर की डिमांड्स क्या है, अपॉन कस्टमर की डिमांड्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में लेट अस से 420 मिनट है, ठीक है, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम का इन अ शिफ्ट, और कंज्यूमर जो है वो 100 यूनिट्स चाहता है, तो आपका जो तक टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4.2 मिनट्स पर यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब कि एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आपकी असेंबली लाइन में हर 2 मिनट में आ जाएगा ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए। तो अब तक टाइम यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्या आंसर होगा इसका, रेट एट विच द कस्टमर डिमांड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है वैसे बताओ तक टाइम। देखो ओवर प्रोडक्शन एक तो एलिमिनेट हो जाता है, आप यहाँ पर फास्टर देन तक टाइम अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो अननेसेसरी इन्वेंट्री बन जाती है। अगर यहाँ पर कोई भी बॉटल नेक है, जैसे मान लो कि किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की स्टेप जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है तक टाइम से, मीनिंग साइकिल टाइम मेरा ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि एक बॉटल नेक है जो कि आपके डिलीवरी टारगेट्स मीट करने में आपको यहाँ पर क्या करेगी, प्रॉब्लम कॉज करेगी। स्टैंडर्डाइज करते हैं वर्क को, तो यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं वो बैलेंस करते हैं वर्कलोड को अमंग एम्प्लॉइज सो दैट एवरीवन इज वर्किंग एट अ स्टडी स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी पेस पर सब लोग काम कर पाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाता है ये। तो तक टाइम यहाँ पर हमारा कस्टमर डिटरमिन करता है, साइकिल टाइम इंटरनल प्रोसेस से पता चलती है, और गोल होता है कि यहाँ पर जो साइकिल टाइम है वो स्लाइटली लेस देन या इक्वल टू रहे हमारे तक टाइम के। Six Sigma belt typically leads complex cross-functional projects and works full time on process improvement. बताओ कौन सी वाली बेल्ट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली अलग अलग बेल्ट होती हैं। व्हाइट बेल्ट क्या करती है, व्हाइट बेल्ट आपकी इंट्रोडक्टरी अवेयरनेस के लिए होती है, हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, है ना। फिर आती है येलो बेल्ट। येलो बेल्ट क्या करती है, पहला आपका व्हाइट बेल्ट, फिर आती है येलो बेल्ट जो कि पार्ट टाइम या टीम मेंबर सपोर्ट करेगी, लार्ज प्रोजेक्ट्स को डेटा गैदर करेगी और पार्टिसिपेट करेंगे हम काइजन इवेंट्स में। फिर आती है ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट क्या करती है, पार्ट टाइम या लोकल लीड बन जाती है, तो यहाँ पर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स हमारे खुद के फंक्शनल एरिया में आते हैं यहाँ पर, जबकि हम अपनी रेगुलर जॉब को भी कंटिन्यू रखेंगे। फिर आते हैं आपके पास में ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट क्या करती है, ये फुल टाइम या प्रोजेक्ट लीड के लिए होती है, कॉम्प्लेक्स हाई इम्पैक्ट क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। मास्टर करेंगे जब हम ब्लैक बेल्ट को, चैंपियन बन जाते हैं, तो यहाँ पर ये टेक्निकली चैंपियन नहीं होता है, क्या होता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ठीक है। ये क्या करती है, ये स्ट्रेटेजिस्ट के लेवल पर रहती है, फुल टाइम में ट्रेन करती है ब्लैक बेल्ट को, और यहाँ पर लीडरशिप के साथ काम कर सिक्स सिग्मा स्ट्रेटेजी बनाती है पूरी कंपनी के लिए। आ गया समझ में। तो यहाँ पर आपका जो चैंपियन है ये तो फालतू है, यहाँ पर ब्लैक बेल्ट जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। टिपिकली लीड करेंगे कॉम्प्लेक्स क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स और वर्क करेंगे फुल टाइम ऑन प्रोसेसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं रेड टैग स्ट्रेटेजी, जिसको हम यूज कर रहे हैं इन विच फेज ऑफ 5S। 5S हमने देखा था, तो यहाँ पर रेड टैग स्ट्रेटेजी कौन सी होती है जिसमें कि ये कोड टेक्निक हम यूज करते हैं, बताओ। देखो हमारे पास में यहाँ पर ये रहती है सीरी के अंदर, सॉर्ट के अंदर, क्यों रहती है, तो यहाँ पर जो गोल होता है सीरी का वो क्या है कि भाई क्लियर करो वर्क स्पेस को, ठीक है, ऑफ एवरीथिंग जो कि असेंशियल नहीं है करेंट प्रोडक्शन में। तो रेड टैग एक विजुअल टूल बन जाता है कि कैसे आइटम्स को मैनेज करना है, उनकी नेसेसिटी जब अनसर्टेन है। तो एक टीम यहाँ पर वर्क करेगी पूरे वर्क स्पेस में, आइडेंटिफाई करेगी उन आइटम्स को जो कि अननेसेसरी, ब्रोकन, रॉन्ग प्लेस में दिखते हैं। फिर एक फिजिकल रेड टैग इनको अटैच कर देती है जिसमें कि इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि डेट, पर्सन जिसने टैग दिया और रीजन क्या है टैगिंग का, एंड डिस्पोजिशन डेट क्या है। फिर होल्डिंग एरिया देखा जाता है, तो जो टैग्ड आइटम्स होते हैं उनको हम टेम्पररी रेड टैग होल्डिंग एरिया में भेज देते हैं। फिर एक सेट पीरियड, जैसे 2 हफ्ता ले लो, 5 हफ्ते ले लो, वटएवर, 1 महीना ले लो, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आइटम यूज हुए, नहीं हुए, तो यहाँ पर डिसीजन क्या लिया जाएगा कि इसको यहाँ पर स्क्रैप कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, सेल करना है, रिलोकेट करना है किसी प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्टोरेज एरिया में, या फिर इसको अपने पास ही रखना है अगर इसका वैलिड यूज हम ढूंढ पाते हैं।
तो सीरी आपका एलिमिनेट करता था क्लटर को, और रेड टैग्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट टू एलिमिनेट। ओके, बाकी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। Which of the following is prerequisite for the successful implementation of a just-in-time system? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस एक बारी जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि बहुत लंबे ऑप्शंस मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ मेरे थ्रोट की वजह से। एक लार्ज नेटवर्क है सप्लायर्स का, इंश्योर करेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, रिलायबल सप्लायर्स है, डिलीवर करते हैं डिलीवरी गुड्स, यहाँ पर क्वालिटी गुड्स फ्रिक्वेंटली भेजे स्मॉल लॉट्स में, हाई लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक ताकि प्रिवेंट करे स्टॉक आउट, प्रोडक्शन लार्ज बैचेस में हो, अचीव करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल या लॉन्ग सेटअप टाइम्स हो। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंट टाइम कैसा था? पुल था या पुश था? पुल सिस्टम था, जो कि रिलाई किस पर कर रहा था? एक्सट्रीम प्रिसिजन के ऊपर। एकदम प्रिसिजन आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री, राइट। तो एंटायर प्रोडक्शन लाइन जो है वो हाईली वल्नरेबल हो जाती है कि अगर कोई भी डिसरप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको जिससे सामान खरीदना था सप्लायर से, मान लो एक दिन ऐसा हो गया, एक बहुत ही एक्सट्रीम कोई केस दे रही हूँ एंड सैड केस ऑल्सो है थोड़ा, मान लो उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई, अब तो थोड़ी बिजनेस करने बैठेगा, सप्लाई करने बैठेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सप्लायर रिलायबिलिटी है वो फाउंडेशन बन जाती है, ठीक है। क्यों बन जाती है? क्योंकि जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप हमारे सप्लायर की एडवर्सियल से पार्टनरशिप की तरफ चली जाती है, और यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर इन्वेंट्री में तो हम कुछ रख नहीं रहे हैं, तो कोई टाइम भी नहीं है कि पार्ट्स को यहाँ पर अराइवल के बाद में इंस्पेक्ट किया जाए, तो पार्ट्स हमारा सप्लायर ही सर्टिफाई करता है और वो डायरेक्टली हमारी असेंबली लाइन में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज हो रही होती हैं, इंस्टेड ऑफ एक लार्ज ट्रक हमारे पास में एक महीने में आया, ये यहाँ पर छोटे छोटे बीन्स में मल्टीपल टाइम्स अ डे डिलीवरी करते हैं। और प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, ये हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके आसपास होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा कम हो जाए, लीड टाइम हमारा जो है वो हमारा रिड्यूस करे, और रिस्क जो होता है ट्रांजिट डिलेस का वो हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑफ कोर्स बी हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, ओवर प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द 7 वेस्ट, इट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग मोर देन द कस्टमर नीड्स, एडिंग मोर वैल्यू और फीचर्स टू अ प्रोडक्ट देन द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर, रिपेयरिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर, वेटिंग फॉर अ मशीन टू फिनिश। तो बताओ क्या आंसर होगा? हम ऐड करते हैं मोर वैल्यू या फीचर्स टू अ प्रोडक्ट देन द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? जो ओवर प्रोसेसिंग हो रही थी वो आपकी कब होती है? जब आप यहाँ पर ज्यादा काम कर रहे हो एक प्रोडक्ट पर, देन इट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट हम रखते हैं और हाई प्रिसिजन टूल्स यूज करते हैं। तो ओवर प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बताओ? एक ऐसी मशीन आप यूज कर रहे हो ताकि यहाँ पर टॉलरेंस आपका प्लस माइनस 0.0001 मिलीमीटर रहे, जब कस्टमर ओनली रिक्वायर्स आपका प्लस माइनस 0.1 mm। तो बहुत ज्यादा प्रिसीजन की तरफ आप चले गए, कस्टमर को तो केवल इतना ही चाहिए था। या फिर पॉलिश या पेंट कर रहे हो उन इंटीरियर्स को आपकी मशीन के, जो कि परमानेंटली सील्ड होंगे और एंड यूजर तो कभी देखेगा ही नहीं। रिडंडेंट डेटा एंट्री आपकी हो गई है, कस्टमर से बोल रहे हो कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन 3 डिफरेंट फॉर्म्स पर दे दो। या फिर एक पार्ट मल्टीपल टाइम्स आप क्लीन कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिसमें कि यहाँ पर एक बार भी अगर आप करते हो तो वो इनफ होता। तो ये सारे हमारे यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल्स हैं ओवर प्रोसेसिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एडिंग मोर वैल्यू ऑफ फीचर्स टू अ प्रोडक्ट देन कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर, जैसे ये वाला मैंने बताया। तो यहाँ पर आपके पास में over processing gold plating involves doing more work, adding more components, having higher precision than what is required by the customer standard. Okay, ट्रिगर वर्ड या फ्रेजेस बता दूं मैं आपको। मोशन अगर है तो ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं ट्रांसपोर्टेशन तो प्रोडक्ट या मटेरियल की मूवमेंट होगी। अगर मैं बोलूं ओवर प्रोसेसिंग तो हायर क्वालिटी हो गई देन रिक्वायर्ड। ओवर प्रोडक्शन बोलूंगी तो यहाँ पर आपके पास में आपने टू मच बना दिया और टू सून बना दिया। तख्त टाइम बोलूंगी तो कस्टमर की हार्ट बीट, टाइम बाय डिमांड। कानबान पुल सिग्नल है, विजुअल कार्ड है। सिक्स सिग्मा में 3.4 डीपीएमओ यूज करते हैं, और जीशू हॉजन में हम ऑटोनॉमस मेंटेनेंस कर रहे थे ऑपरेटर वाला।
Business process re-engineering typically moves away from task-based organization to where? देखो यहाँ पर हम फ्रेगमेंटेड टास्क से एंड टू एंड प्रोसेसेस की तरफ जा रहे थे, बोला था मैंने सेम लाइन आपको पहले भी। तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था, जो काम था वो ऑफन टाइनी पीसेस में डिवाइडेड होता था और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे सेल्स, फाइनेंस, शिपिंग। तो यहाँ पर डिलेज और एरर्स होते थे। बीपीआर क्या करता है, इनको एक सिंगल फ्लो में लेकर आता है और फोकस करता है यहाँ पर स्पेसिफिक आउटकम के ऊपर फॉर द कस्टमर। तो हम टास्क बेस्ड वर्सेस प्रोसेस बेस्ड में चले जाते हैं, जहां पर टास्क बेस्ड में क्या होगा, टास्क बेस्ड में एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि एंटर करे ऑर्डर को, उनको केयर नहीं है कि क्या कस्टमर को प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला। बट आउटकम बेस्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक टीम या इंडिविजुअल एंटायरली यहाँ पर पूरे ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व रहेंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो हम स्पेशलाइज टास्क जो था वहां से मल्टी डायमेंशनल जॉब्स की तरफ जा चुके हैं, डिपार्टमेंटल गोल्स की जगह प्रोसेस परफॉर्मेंस की तरफ, और सुपरवाइजन या कंट्रोल की जगह एम्पावरमेंट की तरफ जा चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, आउटकम बेस्ड या प्रोसेस बेस्ड जो। अच्छा बताओ, डिपार्टमेंट या हायरार्की क्यों नहीं होगा, क्योंकि हायरार्कीज को तो खत्म कर रहा है, फ्लैटन कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है डिपार्टमेंटल स्लोस को ये। ठीक है, और फोकस कर रहा है कि बीपीआर क्या फिक्स करना चाहता है। एक थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बोलती हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि केस स्टडी आए तो आप सॉल्व कर पाओ। एक कंपनी है जो कि यहाँ पर केस मैनेजर रोल क्रिएट करती है, मीनिंग एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हो जाएगा जहां पर मैनेज करना है पूरे के पूरे प्रोसेस को एक कस्टमर के लिए। तो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फोकस रख रहे हो, देख रहे हो, और जो नीड थी हमारी कस्टमर को कि वो 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करे वो खत्म हो जाती है। तो केस मैनेजर रोल हमारा यहाँ पर काम करता है। अच्छा, अमेजोन और फोर्ड, ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको यूज किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक बार जाकर चाहे तो गूगल भी कर सकते हो कि अमेजोन और फोर्ड ने इसको कैसे यूज किया था। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने टास्क बेस्ड कर दिया था पूरे पूरे प्रोसेस को, अमेजोन ने तो रैंडम स्टॉक, केओटिक स्टोरेज, ये सारी चीजों को खत्म करा था ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। काइजन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच बिकॉज काइजन जो है वो हमारे पास में किसके ऊपर काम कर रहा है, बॉटम अप अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है। देखो, काइजन का मतलब क्या था, चेंज फॉर द बेटर या कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये इस बिलीफ पर काम करता है कि पीपल जो हैं वो क्लोजेस्ट एंड टू द वर्क, जैसे ऑपरेटर्स, फ्रंट लाइन स्टाफ, तो ये ज्यादा क्वालिफाइड है कि वेस्ट या फिर हमें या तो आइडेंटिफाई करें वेस्ट जो, या हमें सोल्यूशंस को सजेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉटम अप अप्रोच जो लेकर चलते हैं वो कोर बन जाती है काइजन की, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो इंजीनियर्स या एग्जीक्यूटिव होते थे वो वर्कर्स को बताते थे कैसे काम करना है। काइजन में उल्टा कर दिया। यहाँ पर ना एक टर्म होती है गैम्बा। गैम्बा का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो आपकी एक्चुअल प्लेस पर स्टार्ट हो रही है जहां पर वैल्यू क्रिएट की गई है। गैम्बा का मतलब है एक्चुअल प्लेस वेयर द वैल्यू इज क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ से ही हम इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे, स्मॉल स्टेप्स में करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आए और फिर अपनी चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम 5 सेकेंड्स अपनी ढूंढेंगे कैसे कम कर सकते हैं काम करने में, या फिर 2 स्टेप्स हमारी कैसे रिड्यूस हो सकती हैं। और यहाँ पर जो आइडियाज हैं वो वर्कर से आते हैं, लेस रेजिस्टेंस होता है चेंज करने के लिए, एम्प्लॉयज एम्पावर्ड फील करते हैं और अपने काम को यहाँ पर अपने वर्क एरिया को भी इवन ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो काइजन एंगेज करेंगे एवरी एम्प्लॉय स्पेशली दोज ऑन द शॉप फ्लोर गैम्बा टू आइडेंटिफाई स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। इन कॉन्ट्रास्ट बीपीआर एक टॉप डाउन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। ठीक है, याद रहेगा। बाकी मैंने सारा समझा दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझाई हो। कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लीन प्रिंसिपल में हमने 7 वेस्ट की बात की, 5S की बात की, रेड टैग, सीटॉन, कानबान पुल सिस्टम, तख्त टाइम, सेल्यूलर लेआउट्स की। क्वालिटी और सिक्स सिग्मा में हमने 3.4 डीपीएमओ की बात की, डीएमएआईसी पेजेस की और बेल्ट लेवल्स की। मेंटेनेंस टीपीएम में हमने
यहाँ पर अपना ओई कैलकुलेशन कैसे करना है, सिक्स सिग्मा लॉसेस, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस और कॉस्टिंग एंड स्ट्रेटेजी में ब्लैक फ्लैश कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कैसे अलग है, काइजन वर्सेस टारगेट कॉस्टिंग करा, बीपीआर को पढ़ा, पोर्टर वैल्यू चेन को पढ़ा। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और इसी के साथ में कॉस्टिंग का एमसीक्यू क्लास खत्म होता है। तो कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू बैच मैं पूरा लेकर आई थी वो कवर हो गया है। नेक्स्ट अब आप मुझे बताओ इकोनॉमिक्स चाहिए या फिर यहाँ पर फाइनेंस चाहिए, क्योंकि मैं पहले टफ चीजों को लेकर आ रही हूँ, फिर मैं इजी वाला कंपनीज एक्ट वगैरह जो है वो थोड़ी रट्टा उपाई वाली चीजें हैं वो आप खुद से रटते रहो और मैं लास्ट में क्लास लेकर आऊंगी। तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में बता दो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में कौन सी चीजें आपको चाहिए, वो एक क्लास हम कंटिन्यू कर लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सॉरी अकाउंटिंग और कॉमर्स के साथ में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आपने क्योंकि वीडियो यहाँ तक देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट कर बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मर्ज वीडियो भी मिल रही होगी, कुछ लोग हो सकता है मर्ज में देख रहे हो, तो आपको कमेंट कर बताना है वीडियो कैसी है। मॉक टेस्ट लगाते रहना, मेरा एमसीक्यू क्लास आपके मॉक टेस्ट को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप आरपीएस से खरीदो और कहीं से नहीं खरीद सकते हो, कुछ लोगों ने शायद पहले से कोर्स खरीदा होगा, वहां मॉक टेस्ट लगा लो। कम से कम यहाँ पर कम से कम ना 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाकर ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि फेज 2 है और फेज 2 इज जस्ट नॉट अबाउट क्वालिफाइंग, इट इज अबाउट द मेरिट सेक्शन। तो मेरिट सेक्शन पर अगर काम करना है, एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के अलावा फेज 2 क्लियर कर सिर्फ इंटरव्यू देकर वापस घर नहीं बैठना है, हमें मेरिट सेक्शन में अपना नाम चाहिए, हमें चाहिए फाइनल लिस्ट में हमारा नाम हो, जिसके लिए हमें मॉक्स लगाने पड़ेंगे, फोकस कॉन्सेप्ट पर करना होगा, इंटरव्यू बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे अब कॉमर्स अकाउंटेंसी की क्लास में और एक वीडियो जो आप यहाँ पर सजेस्ट करोगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले चाहिए, ओके। मैं एक पोल डाल दूंगी टेलीग्राम पर, उससे भी आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।